क्या आपने सोचा था कि आप इतने बड़े सर्जन बन जाएंगे और इतना एक किस्म का इस वक्त एक समझ लें कि हर दूसरे पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत नजर आए, तो क्या सोचा था? नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था। उस वक्त तो ये स्पेशलिटी थी भी नहीं। बस सिर्फ ये एक जुनून था शुरू से, बचपन से ही, कि कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ ज्यादा अच्छा करना है। तो उसी की तलाश में फिर डॉक्टर, और डॉक्टर से फिर सर्जन, और सर्जन से फिर लेप्रोस्कोपिक, और फिर बैरियाट्रिक, और फिर ये पूरा जो सफर है ये उसी जुस्तजू में था, बेहतर से बेहतर जो करना है। हजारों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि जब भी वेट गेन होता है तो वो एक किस्म का कंपनी के लिए, उस इदारे के लिए वो खातून नाकारा करार दी जाती है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में क्या आपका ये प्रोसीजर जो है ये कितने दिन का होता है और ये कितना कॉस्टली होता है? क्या आम से आम बंदा इसको जो है अफोर्ड कर सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि जॉब रिलेटेड बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया, मोस्टली फीमेल्स। यूजुअली इसमें पूरा हॉस्पिटल स्टे, सर्जरी 5-6 डेज में पेशेंट इस काबिल होता है कि दोबारा अपने काम पे जा सकता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका वेट जो है वो रिड्यूस होता रहे। डॉक्टर साहब, कोई आप सब पूरा आपकी जिंदगी का वैसा वाकया, चाहे पेशेंट की सूरत में, चाहे आपकी जाती जिंदगी के हवाले से, जो आज तक आप ना भूले हो, ऐसी कौन सी चीज है जो आज भी आपको याद? सर बहुत सारी हैं जो है वो नहीं भूलते, मगर एक बड़ा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग भी है, और वो मेरे लिए मोटिवेशनल भी था। ये वो दिन थे जब FSC के दिन थे, और आप जानते हैं कि अभी हम कुछ भी नहीं थे। ऐसा वाकया आया सर, मैं साइकिल पे जा रहा था ट्यूशन पढ़ने के लिए। एक चौक में जैसे ही मैं पहुंचा, एक नई सी गाड़ी थी, चमचमाती सी, उसमें कुछ लड़कियां, कुछ फैमिलीज जा रही थी। उन्होंने वो छल्ली का वो निकाला और उन्होंने निशाना लेके मेरे लगाया, और मेरे लगा। एट दैट टाइम आई सेड कि एक दिन ऐसा होगा, ऐसी गाड़ी मेरे पास होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जतोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा है कि आजकल जो मर्द व ख़वातीन में रुझान है, खूबसूरत नज़र आने का जुनून इस हद तक बढ़ चुका है कि हर मर्द हो चाहे खातून, उसकी ख्वाहिश यही है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत तर नज़र आए। और यही वजह है कि एक आपने सुना होगा कि अक्सर लाइपोसेक्शन, या वज़न कम हो गया तो ज़्यादा करना, ज़्यादा हो गया तो कम करना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको करवाने के लिए हर तरह से जो है वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को जो है वो फिटनेस भी हो और खूबसूरत और जाज़िब नज़र आएँ। और ख़ास तौर पर ख़वातीन में जो लाइपोसेक्शन की बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ब्रेस्ट फर्मिंग के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त जो है वो सूरत हाल पाई जा रही है। दैट्स वाई हमने सूरत हाल को, जिसे कहते हैं ना, कि समझा, और इसमें आज हमने जो अपने पॉडकास्ट में जिस शख्सियत को दावत दी है, ये इंतहाई रिनॉन्ड फैसलाबाद के लेप्रोस्कोपिक और बैरियाट्रिक सर्जन हैं, डॉक्टर दिल अवैस मुजाहिद। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब माशाल्लाह एज यूजुअल फ्रेश ऑलवेज, और एज लेप्रोस्कोपिक सर्जन को होना भी ऐसे चाहिए, जैसे इंतहाई प्लेजेंट आपकी एक वाइब्स नजर आती है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सवाल हैं आज आपसे होने, लेकिन डॉक्टर दिल अवैस मुजाहिद की इब्तिदा कहाँ से हुई, पले बड़े कहाँ पर, और कहाँ से शुरुआत हुई? जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और ये इतने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। और बिल्कुल एक आम जैसे इब्तिदा होती है स्कूल से, तो मैं चूँकि फैसलाबाद में रहता हूँ, फैसलाबाद से ही बिगनिंग हुई, और मेरी जो स्कूलिंग हुई वो लसाल हाई स्कूल फैसलाबाद में हुई। अच्छा। और वहाँ से फिर कैरियर का स्टार्ट किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर GC यूनिवर्सिटी, जो कि तब कॉलेज था। अच्छा, सारे फैसलाबाद में आपका इसका मतलब बचपन गुजरा, जवानी बचपन? जी बिल्कुल। तो वहाँ से फिर मेडिकल के मार्क्स आ गए, तो फिर हम पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में चले गए। अच्छा। फिर उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन, और फिर वो सारा प्रोसेस चला। अच्छा, एक चीज और खास तौर पर, ये जो आपका जारी बात है पीरियड होगा, क्या आपने सोचा था कि आप इतने बड़े सर्जन बन जाएंगे और इतना एक किस्म का आप वो उस शोबे की तरफ जा रहे हैं जो कि इस वक्त एक समझ लें कि हर दूसरे पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत नजर आए? तो क्या सोचा था आपने? नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था, और ये बिल्कुल भी कि उस वक्त तो ये स्पेशलिटी थी भी नहीं। और बस सिर्फ ये एक जुनून था शुरू से, बचपन से ही, कि कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ ज्यादा अच्छा करना है। और उसी की तलाश में फिर डॉक्टर, और डॉक्टर से फिर सर्जन, और सर्जन से फिर लेप्रोस्कोपिक, और फिर बैरियाट्रिक, और फिर ये पूरा जो सफर है ये उसी जुस्तजू में था कि अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर जो करना है, तो उसमें फिर ये सारा। डॉक्टर साहब, ये जो खास तौर पर मैं आप कितना अर्सा हो गया ये जो फैसलाबाद में एज ए डॉक्टर या एज ए सर्जन अपनी खिदमत अंजाम देते हैं? मुझे कोई 18 ईयर्स हो गए। अच्छा, लास्ट 18 ईयर्स से। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी एज आपके 18 ईयर्स से एज ए कंसल्टेंट सर्जन के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ।
और ये डिफरेंट प्रोसीजर्स जो है वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और, लेप्रोस्कोपिक के बारे में कहा जाता है, ये क्या है इसके हवाले से? और फिर बैरिएट्रिक जो आप बात कर रहे थे कि ये एक सर्जरी की एक नई एक जहत है, ये दोनों को थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। जी बिल्कुल। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बहुत सारे निक नेम और मुआशरे में बहुत सारे चल रहे हैं। वो बगैर चीरे के सर्जरी या कंप्यूटर वाली सर्जरी या बेसिकली लेप्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है और उसकी मदद से उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि हमें इंसिजन दिए बगैर हमें छोटे छोटे सुराख करके वहां से हमारी पोर्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं और उन्हीं में कैमरा भी चला जाता है। सो हम कैमरे से अंदर विजुअलाइज करते हैं और सामने एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन होती है जिसके ऊपर सारी सर्जरी आ रही होती है। सो बेसिकली जो सर्जन है वो देख उसे स्क्रीन को रहा होता है लेकिन ऑपरेट अंदर कर रहा होता है, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की मदद से उसको ऑपरेट करता है। और इससे 80% तक सर्जरी जो है जनरल सर्जरी वो अब लेप्रोस्कोप पे चली गई है एडवांस कंट्रीज में, और हम भी उसको मैक्सिमम उसी से कर रहे हैं। और उसके बहुत एडवांटेज हैं, जैसे कि उसमें बड़े बड़े जख्म नहीं बनते, टांके नहीं लगते, मरीज जल्दी ठीक हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत और एडवांस प्रोसीजर्स हो सकते हैं। अच्छा, ये जो मिसाल के तौर पे हमने देखा कि अब आज से 8 साल 10 साल पीछे चले जाएं, तो जब भी किसी खातून की डिलीवरी होती है तो वो जो सी सेक्शन हो रहा है और वो उसको बेचारी को वो टांके लग रहे हैं और वो जी अब जी पेन है, अब वो जी एक किस्म का मुसलसल एक दर्द और मुसलसल एक इस तरह की सूरत खातून के साथ जो जुड़ जाती है पूरी लाइफ के लिए कि जी इसको तो टांके लगे हुए हैं। तो ये चीजें इससे कवर हो रही हैं? बहुत सारी चीजें जो है वो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से चली गई हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि लेप्रोस्कोपिक जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द नहीं होती, बहुत कम होती है इन कंपैरिजन दूसरी सर्जरी के। और इसी तरह से निशान और हर्निया बनना और निशान होना और काफी दिन तक जॉब से अवे रहना, इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप एक लेप्रोस्कोपिक पित्ते का ऑपरेशन जिसे हम गाल ब्लैडर रिमूवल कहते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट अगले दिन अपने काम पे जाए, उसी दिन उसे छुट्टी देते हैं और वेरी नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन वो अपने काम पर होता है विदाउट एनी पेन और विदाउट एनी प्रॉब्लम। इतनी एडवांस टेक्निक है? जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, खास तौर पर आजकल वो जैसे मैं अपने प्रोग्राम के इंट्रो में बात कर रहा था, मर्द है खातून है उसकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं खूबसूरत नजर आऊं। अच्छा, ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं, ऐसे बहुत सारे खानदानों में, बड़ी बड़ी फैमिलीज में कि जिनका वेट बढ़ गया। हालांकि कहते थे अमेरिका है, यूरोप में बड़े वेट जो है ना वो एक किस्म के बढ़ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अब पीछे नहीं रहा मोटापे में। अच्छा, उम्र है 18 साल, 20 साल, 25 साल, 22 साल, 16 साल, लेकिन वेट जो है वो 100 kg, 120, इवन देन इससे भी बढ़ गया। अच्छा, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चियां जो है वो एक किस्म के। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जारी बात है कि वो भी चाहते हैं कि भाई ये इसके ऊपर जो है वो कैसे वो सारा सिस्टम अपना जो है वो बॉडी को बेहतर कैसे करें। अच्छा, ये बताइएगा थोड़ा सा कि क्या लाइपोसक्शन जो है क्या हर छोटी से छोटी उम्र के लिए हो सकता है और क्या हर बड़ी से भाई इसके हवाले से क्या चीज़ है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम बात की तरफ ये आपने नुक्ता उठाया है और वाकई ऐसा हो रहा है कि कुछ हमारे लाइफस्टाइल्स और कुछ हमारे जंक फूड्स और कुछ व्हाट्सएवर से ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है और ओबेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब जैसी ओबेसिटी बढ़ती है तो उसके बाद ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं ओबेसिटी की। बीएमआई जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं, उसके वेट से हाइट से उसको हम मेजर करते हैं उसको। तो एक नॉर्मल बंदे का वो 25 के करीब होता है, 22-23 होता है। जैसे ही ये 35 से ऊपर जाता है तो पेशेंट का वजन आमतौर पर 100 किलो या 100 kg या 110 kg हो जाता है। अब इसके ऊपर जाकर उसके लिए जिम से, डाइट से, एक्सरसाइज से वेट रिड्यूस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी नाम ही इस चीज का है कि जो हम उसमें करते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी ऐसी सर्जरी है जो मोटे बंदे को पतला करती है डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स के जरिए, और आप बिलीव करें कि 30-40 से लेके 60-70 kg तक वेट जो है इससे रिड्यूस हो जाता है। इसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, उनकी मदद से हम इसको करते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट के, वो दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं जिनको मैं बल्कि आपसे लास्ट टाइम जब सिटिंग हुई तो आपसे सुन रहा था कि एक ऐसी खातून भी आपके पास आई जिसको जॉब से निकाल दिया गया जब उसका वेट जो है वो बढ़ा। अच्छा, ये एक मिसाल नहीं है, इस जैसी हजारों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं
कि जब भी वेट गेन होता है तो वो एक किस्म का कंपनी के लिए, उस इदारे के लिए वो खातून नाकारा करार दी जाती है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में क्या आपका ये प्रोसीजर जो है ये कितने दिन का होता है और ये कितना कॉस्टली होता है? क्या आम से आम बंदा इसको जो है अफोर्ड कर सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि जॉब रिलेटेड बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्योंकि पेशेंट सारा दिन बैठे रहना होगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए। अगर कोई रिसेप्शनिस्ट है किसी जगह पर जॉब कर रही, मोस्टली फीमेल्स, तो उनमें आपने देखा होगा कि अगर उनका वेट गेन हो जाए तो वो सदारे के लिए वो अनसाइटी हो जाती हैं, या अगर वो होस्टेस हैं, बस होस्टेस हैं या एयर होस्टेस हैं तो वो भी अनसाइटी हो जाएंगी, तो जॉब की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे आए हैं, उनको हमने ठीक किया और उसके बाद वो दोबारा अपनी जॉब पर जो है चली गई। यूजुअली इसमें पूरा हॉस्पिटल स्टे, सर्जरी के बाद 5-6 डेज में पेशेंट इस काबिल होता है कि दोबारा अपने काम पे जा सकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका वेट जो है वो रिड्यूस होता रहता है। डॉक्टर साहब, अप्रोक्सीमेटली मिनिमम मैक्सिमम इसके एक्सपेंडिचर जरूर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को पता चले, क्योंकि हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में एक और भी रुझान है, थोड़ा सा पैसा आया चले जी लाहौर की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये नहीं देखना कि यहाँ पर भी बड़े इंतहाई एक्सपर्ट किस्म के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप जैसे देखिए 18 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पीछे पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं कि एक आपने टेन्योर गुजारा है, तो यहाँ से हमारे लोग लाहौर चले जाते हैं, जी लाहौर ले जाएं, जी लाहौर जाकर लाखों रुपए बर्बाद भी करके आते हैं और फिर वो प्रोसीजर भी कहीं ना कहीं उनके शिकायत आती है। जबकि यहाँ पर एक किस्म की अगर कोई शिकायत आती है तो उसको फौरी रिमूव किया जा सकता है, तो ये एक किस्म की ईजी एक्सेस होती है। इसके हवाले से बताइए कितना एक्सपेंडिचर जो है इसके हवाले से? जी, ये बड़ा अच्छा इस तरह से क्वेश्चन है कि ये हर बंदे को जो भी इसके बारे में सोचता है तो उसके बारे में सबसे पहला, हाँ जी, सबसे पहली बात ये होती है कि क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये थोड़ा महंगा प्रोसीजर इसलिए है कि इसमें स्टेपलर्स लगते हैं और वो जो स्टेपलर्स होते हैं वो काटते भी हैं, सीव भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो कॉस्टली होते हैं। बट अब मैं आपको इन कंपैरिजन में बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल लाहौर में ये जो प्रोसीजर है ये मिनिमम टू मिनिमम कोई 4.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 5 लाख पे और से 10 लाख के दरमियान 12 लाख इसकी कॉस्ट है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ फैसलाबाद में, अब मैं चूंकि अलाइड में कंसल्टेंट हूँ तो यहाँ हम इसे बहुत कम कॉस्ट में कर रहे हैं कि सिंपली जितनी हमारे स्टेपलर्स की कॉस्ट आती है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम उसी में ही पेशेंट को ऑलमोस्ट इससे पेशेंट को 2 लाख तक में बड़े आराम से कंफर्टेबली हम फैसलाबाद में 2 लाख to 2,50,000 तक में, ये 50% से भी कम है। 50% से भी। और जो हमारे रिजल्ट्स हैं they are comparable, they are equal, they are equally good than that. And the reason is that the same techniques has been applied. वही techniques हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ ये कि वो नाम की वजह से या लोगों के ज़हन में जो फोबिया है वो जो है उसकी वजह से वो लोग वहाँ मूव ज्यादा पैसा खर्च करते हैं आने जाने का भी और फिर अच्छा रहने का भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो है कॉमन अब एक, अच्छा ये एक मर्द भी मजबूर करते हैं, ये बड़ा मैं फ्रैंकली इसलिए सवाल करना चाहूँगा क्योंकि मर्द भी चाहते हैं कि उसकी खातून जो है वो बड़ी जाज़बे नज़र आए। अच्छा, ब्रेस्ट फर्मिंग के हवाले से ब्रेस्ट को जो है वो बड़ा, जब मिसाल के तौर पे बच्चा हुआ या इस तरह के प्रोसीजर में उसका बिल्कुल एक किस्म का साइज बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, तो उसके साइज को अपग्रेड करने के लिए तो ये प्रोसीजर भी किए जाते हैं। क्या ये औरत के लिए नुकसानदेह तो नहीं होते? नहीं, ये औरत के लिए नुकसानदेह नहीं इसलिए नहीं है कि यूजुअली वो जो औरत है जिसमें ये प्रॉब्लम आता है वो 2 या 3 प्रेगनेंसियों के बाद आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 या 3 या 4 बेबीज जो हैं वो उन्होंने बना लिए होते हैं और अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके होती हैं। तो ऐसी खवातीन में तो सिरे से ही कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उन्होंने दोबारा कंसीव नहीं करना, दोबारा उन्होंने फीड नहीं करना, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। वो दोबारा ब्रेस्ट टाइटनिंग हो जाती है, मेमोप्लास्टी होती है, उसके कई टेक्निक्स हैं वो हम यूज़ करते हैं और वो दोबारा से उसी तरह से ओरिजिनल की तरह हो जाती हैं। लेकिन जिन खवातीन ने कंसीव भी करना हो, मीन्स ये कि उन्होंने मजीद अपनी आगे बनाने हो बेबीज, तो उनके लिए फिर थोड़ी सी हम टेक्निक को मॉडिफाई करते हैं। अच्छा। उसको हम थोड़ा इस अंदाज में करते हैं कि अगर वो दोबारा उन्हें फीड कराना पड़े तो उन्हें कोई इशू ना आए। अच्छा, एक चीज़ और है क्या, क्योंकि आपके पास तो इस हवाले से बहुत सारे केसेस हैं, ख़ास तौर पर ये जैसे मिसाल के तौर पे आपकी जो पीठ है काफ़ी बड़ा हो गया। अच्छा, ये जैसे लव की बात हो रही थी कि ये भी एक किस्म का, और फिर थाइज और इस तरह
अच्छा, हर तरह का जो है वो कहीं पर भी अगर मिसाल के तौर पे कहते हैं ना फैट ज्यादा हो गई है या एक किस्म का वो गेन कर गया उसका हिस्सा, तो हर हिस्से का हो सकता है जी या स्पेसिफिक जी बिल्कुल, ये आप लाइपोसक्शन की बात कर रहे हैं। लाइपो का मतलब होता है कि फैट, और सक्शन का मतलब है कि उसे सक करना, निकाल देना। सो लाइपोसक्शन एक बहुत वर्ड नोन पूरी दुनिया में ये किया जाता है, और ये प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम हमारे पास एक स्पेशल सोल्यूशन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सक्कर्स होते हैं, जिनकी मदद से हम वहाँ से सक कर लेते हैं फैट। ठीक है। और आप बिलीव करें कि हमने ये हेड से लेके टो तक हर जगह से फैट को निकाला है, जिसमें मैं आपको चंद चंद मेजर जो हमारे लोगों के इश्यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे डबल चिन होती है तो वो चिन, एक चिन जो है वो गायब हो जाती है। अच्छा। और इसी तरह मेल्स में बहुत ज्यादा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उन्हें बुरी लगने अच्छा, हाँ, मर्द हजरात में भी ये बहुत ज्यादा कॉमन ये कॉमन आ गया आजकल। कुछ ये जैसे वेट हार्मोन्स का वेट बढ़ा, और बाज़ का एक और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देता हूँ कि हमारे वो लड़के जो एथलीट्स हैं, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जिनकी मदद से जिनसे भी उनकी ब्रेस्ट एनलार्ज होना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो यंग बच्चों में भी, यंग लड़कों में भी, और मोटों में भी जब ये ब्रेस्ट एनलार्ज होती है, जिसे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, तो हम उसकी इतनी अच्छी लाइपोसक्शन करते हैं कि वो एक सुराख जो कि 5 mm साइज का होता है, उससे वो पूरी ब्रेस्ट जो है वो नॉर्मल और स्ट्रेट हो जाती है। इसी तरह पेट पे आए तो पेट तो एशियन पॉपुलेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका पेट है। इनकी ओबेसिटी यूरोप या अमेरिका से फर्क है, वो सारे मोटे होते हैं, हमारे सिर्फ पेट ज्यादा बाई निकलते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप लैप्रोस्कोपिक के अपना लाइपोसक्शन की बात कर रहे थे। लाइपोसक्शन में एक चीज और है कि ये आप कह रहे हैं कि फैट्स हम निकालते हैं, ये क्या जरिया है, किस तरह से इसको, ये प्रोसीजर कैसे होता है और कहाँ से आप इसको फिर ये जो मिसाल के तौर पे आप फैट निकालते हैं, ये कैसे मुमकिन है? जी, ये ऐसे होता है कि लाइपोसक्शन में जैसे कि पेट है, जैसे लव हैंडल्स हैं, थाइस हैं, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, ठीक है, तो हमें उन लोगों को फिर हम ये करते हैं कि ये एक छोटे 5 mm का पोर्ट डलता है। ठीक है। फिर एक स्पेशल सोल्यूशन होता है जिसे ट्यूमिसेंट सोल्यूशन, जो मैं यूज कर रहा हूँ, और भी हैं, तो वो हम सोल्यूशन डालते हैं जिससे कि कुछ ये फैट अंदर मेल्ट होता है। और फिर शक्कर मशीन्स होती हैं जिसकी मदद से हम इन्हें फैट के लोकुलाइज को अंदर से ब्रेक करके तो उस मशीन की मदद से सक कर लेते हैं। तो इस सारे का सारा फैट आप बिलीव करें कि एक सेशन में पेट से एब्डोमेन जो कि बड़ा होता है 4 kg तक हम फैट जो है वो निकाल देते हैं। अच्छा। तो इसी तरह से एडवांटेज उसका ये होता है कि वो बंदा या खातून स्मार्ट हो जाती है। अगर खातून है तो उसकी कमीज जो है वो लंबी हो जाती है, उसे नया ड्रेस लाना पड़ता है। और बंदा जो है, जो मेरा सबसे पहला पेशेंट आया था, उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब अब मैं पैंट नहीं पहन सकता, मैं पैंट पहनना चाहता हूँ। अच्छा। और जैसे ही मैंने उसे किया और उसके बाद वो बड़ी खूबसूरत सी पैंट पहन के आया। सो ड्रेस जो है वो नए सिलवाने पड़ जाते हैं, इतना रिमार्केबल फर्क पड़ता है लाइपोसक्शन। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि हमारा ये ड्रेसेस की आप बात कर रहे हैं कि अच्छा कैसी बात है, जब बंदा मोटा होता है या खातून मोटी हो जाती है तो वो बिल्कुल उसको वो ड्रेसअप भी नहीं कर सकते। वो उनके लिए कोई भी नया ड्रेस एक किस्म का वैसे ही होता है जैसे वो अपने आप से भी आवाज़ हो जाते हैं। अच्छा, क्या ये आप समझते हैं कि इस मोटापे के लिए ये जरूरी है कि लाइपोसक्शन या इस तरह की आप जो है वो सर्जरी करवाएं, या इसके अलावा भी कोई आपकी एक जिस तरह की आपकी फील्ड है इस पर कोई और भी हल है? देखिए, दो बातों को हमें यहाँ पर अलग-अलग देखना पड़ेगा। ठीक है। एक है कि किसी का पेट बाहर आ गया, या लव हैंडल्स बाहर आ गए, या बैक से बटक्स बहुत बाहर आ गए, अनसाइटी हो गया, बुरे लग रहे हैं, और किसी भी ड्रेस में किसी भी फिटिंग में नहीं आ रहे। एक्जिला है, बगल है, उसके अंदर बहुत सारा फैट है, वो किसी भी फिटिंग में नहीं आ रहा, तो इनके लिए तो लाइपोसक्शन है, हम उन्हें उसी वक्त करते हैं और वो स्ट्रेट हो जाते हैं, और 2-3 घंटे बाद पेशेंट घर चला जाता है, उसे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। दूसरा ये कि वजन बहुत बढ़ गया और उसकी वजह से बुरा लग रहा है, उसमें बैरियाट्रिक जिसमें स्लीप गैस्ट्रेक्टमी है, मिनी बाईपास है, गैस्ट्रिक बाईपास है, वो प्रोसीजर हम करते हैं उसके BMI के हिसाब से, और वो ओवरऑल पे पूरे का पूरा श्रिंक होता है। और वो मैंने आपसे जैसे कहा कि 30 से लेके 60-70 kg तक, किलो तक वेट उसका जब कम होता है तो पूरे का पूरा एक रीमॉडल हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं जो मेरी बात का मैं इशारा कर रहा हूँ कि क्या मेडिसिन से भी इसको थोड़ा बहुत कवर किया जा सकता है? जब से स्टार्टअप है, एक बंदा मिसाल वो अपना वजन गेन कर रहा है, तो क्या सर्जरी से पहले
कोई ऐसी चीज भी है कि आप उसको मेडिसिन के जरिए कोशिश करते हैं कि यार इसका वजन रुक जाए या इसका वजन कम हो जाए, कोई ऐसा भी जी फॉर्मूला है? बिल्कुल, इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जी बिल्कुल, कहते हैं कि यार मेडिसिन हम खा लें इसका। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें ये होता है सर कि हम करते ऐसे हैं कि सबसे पहला जो स्टेप होता है, कोई भी बंदा है जो कहता है कि मैं मोटा हो गया हूँ, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कितना मोटा हुआ है, कितना बीएमआई है। देखिए पहले पहले ओवरवेट होता है, ओवरवेट के बाद ओबेसिटी आती है, यानी और ओबेसिटी, और उसके बाद मॉर्बिड ओबेसिटी, खतरनाक ओबेसिटी। अगर तो उसमें खतरनाक ओबेसिटी है तो वो तो उसे किसी वक्त भी, उसे शुगर भी हुई होगी, उसे ब्लड प्रेशर भी हुआ होगा, उसे कार्डियक किसी वक्त अटैक हुआ और वो जाएगा, उसके पास तो टाइम नहीं है। हाँ, अगर वो ओवरवेट है या अभी वो ओबेसिटी के स्टार्ट में है, हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि तुम ये डाइट्स लो, ये डाइट्स ना लो, मोबिलिटी इंक्रीज करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, ये सारी चीजें बताते हैं। कुछ मेडिसिन भी हैं, लेकिन मेडिसिन का एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा डोज में बहुत ज्यादा देर लेनी पड़ती हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, तो उस हिसाब से फिर उतना बेनिफिट, एक्सपेंडिचर वहीं पे फिर पहुंच जाता है, फिर एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो जाते हैं सर, उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा हो जाते हैं, और नेट गेन जो है वो भी उस तरह से ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं आता। तो हम उसको साथ एडजुवेंट के तौर पर, यानी उसको साथ उसकी हेल्प भी ले लेते हैं, मगर होली सोलली मॉर्बिड ओबेसिटी या ज्यादा ओबेसिटी के लिए तो वो फायदा नहीं देती। स्टार्ट हर बंदे ने यहीं से करना है कि उसने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, उसने वॉक करनी है, उसने अच्छी डाइट लेनी है, फैट फ्री डाइट लेनी है, ये तो हर नहीं कर। डॉक्टर साहब एक चीज और है, एक नॉर्मल यूजुअली जैसे पहले सर्जरी होती थी या कोई सर्जरी किसी तरह से मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट हुआ है, अच्छा उसमें भी आपको पता है कि ऐसा होता है कि 2-2 महीने दवाइयां भी खानी पड़ती हैं, अच्छा ये ऑपरेट हुआ, सर्जरी हुई, ये हुआ वो हुआ। अच्छा ये जो आपकी फील्ड है जिसमें ये लेप्रोस्कोपिक की या बैरिएट्रिक की, इसमें कितना अर्सा तक मरीज को जो है वो साथ साथ दवाई खानी पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हमें कोई किसी किस्म की मेडिसिन बाद में कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम ए फ्यू डेज जो एंटीबायोटिक हैं, 2-3 दिन अगर जरूरत है तो, और उसके अलावा अगर उसे पेन है तो कुछ थोड़ी बहुत पेन किलर, और वो भी कोई लाजमी नहीं है, बिल्कुल वो किसी भी किस्म की मेडिसिन की उसको जरूरत नहीं है। वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारे, नॉर्मल डाइट प्लान्स होते हैं हमारे जो उसने सर्जरी के बाद करने होते हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक का प्लान होता है पूरा, वो उसके हिसाब से चलता है और मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा एक चीज और है कि जो आप सर्जरी करते हैं, इसके भी निशानात लगते हैं जिस्म पे रह जाते हैं? देखिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जो निशान होता है वो दूसरी सर्जरी से बहुत कम होता है। अच्छा, यानी आप अंदाजा कीजिए कि बड़े से बड़ी पोर्ट साइज भी 1 cm की होती है, तो 1 cm कितनी की बड़ी जगह है, और वो भी फिर उसको बंद क्लोज कर दिया जाता है अंदर से, तो वो ऊपर एक बारीक सी लाइन, और जो कि बहुत सारी ऐसी हमारे पास अब मेडिसिन और ऑइंटमेंट्स आ गई हैं कि वो भी खत्म हो जाती है, सो अल्टीमेटली वो भी फिनिश। बहुत सारी खवातीन में ये भी इस चीज के हवाले से भी कंसर्न पाया जाता है कि जब वो ब्रेस्ट फॉर्मिंग करवाती है तो वहां पर जब वो इसकी सर्जरी होती है तो वो बहुत ज्यादा नीचे उसके निशानात एक बन जाते हैं या बने होते हैं, तो क्या अब अभी भी वो ऐसे ही होता है या उसको जो कंट्रोल कर लिया गया है? नहीं, उस पर काफी सारा काम हो चुका है। उसके ऊपर हम कुछ इस तरह से नए मटेरियल भी आ गए हैं जिनसे हम स्टिचिंग करते हैं, टेक्निक्स भी आ गई हैं, कंसील्ड मैनर में करते हैं। स्कार, जब स्कार आता है तो स्कार रिमूविंग बहुत सारी ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, बहुत सारे ऐसे आ गए हैं कि वो मैक्सिमम हद तक उन पे काबू पा लिया। कितने अरसे में ये निशान खत्म हो जाते हैं? यूजुअली 3 महीना में ये खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये खत्म हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ है खास तौर पर ये हमारे, क्योंकि मैं जैसे बात कर रहा था कि मोटापा जो है वो बहुत खतरनाक हद तक पाकिस्तान में बढ़ रहा है। अच्छा खास तौर पर ये जो मिसाल के बच्चे या बच्चियां यंग एज के, जैसे जंक फूड की बात कर रहे थे, तो क्या उनके लिए वो जारी बात है अपने आप को जो है वो कैरियर बनाना है, उन्होंने अपनी शादी भी करनी है और भी बहुत सारे मामला है, तो इन सारी चीज़ों में क्या वो आपसे कंसल्ट कर सकते हैं इस हवाले से कि भाई उनको जो है वो भी एक नॉर्मल जैसे एक फ्लैग वो नजर आए कि जैसे भाई उनका भी पूरा एक वजूद, खूबसूरत वजूद के वो मालिक है, तो इसके हवाले से क्या कहें? जी जी बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एनी टाइम वो आ सकते हैं। मुकम्मल उन्हें उसके लिए रहनुमाई भी दी जाती है, उन्हें एडवाइस भी किया जाता है, उन्हें डिफरेंट मेथड्स भी बताए जाते हैं, उनके साथ पूरे का पूरा बेरेटिक। अच्छा इनको तो कोई नुकसान नहीं था क्योंकि यंग एज में सर्जरी करना, सर्जरी हो जाना, और ये अच्छा क्योंकि ये भी कंसेप्ट है ना जी को बहुत बड़ी सर्जरी है जी और इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल हमारे ज़हनों में एक ऑपरेट का या सर्जरी का जो है वो एक कंसेप्ट इस तरह का पाया, जैसे खौफ है
कि जी बहुत पता नहीं ये क्या हो जाएगा और कितना बड़ा, और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग लिखते हैं प्लीज प्रे फॉर मी, आज मेरी सर्जरी है, हालांकि वो सर्जरी में जो है वो अगले दिन ही अपने काम पे भी बैठा होता है। जी तो जी। क्या इस हवाले से क्या कंसर्न्स हैं, और क्या आप समझते हैं कि इसका कोई नुकसान छोटी एज के बच्चे या बच्चियों को हो सकता है? देखिए सर, इसमें जो बात समझने की सबको हमें ज़रूरत है वो ये है कि हम जब भी कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो हम कहते हैं कि वी वे द बेनिफिट्स ओवर डिसएडवांटेजेस। यानी कि एक बंदा है, एक बच्चा है या बच्ची है, वो काम नहीं कर सक रहा, उसकी शादी नहीं हो पा रही, उसके जोड़ों में दर्द अभी शुरू हो गया इसी एज में, अच्छा। उसे चलना फिरना उसके लिए साइकोलॉजिकली वो परेशान है। जब वो जाता है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, किसी शादी ब्याह में वहां उसका मजाक उड़ता है। अब ये सारी चीजों के साथ उसकी तो कोई लाइफ नहीं है इस वक्त। अब उसके पास भी तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह दोबारा जिंदगी में आ सके। तो जब हम फिर उसका कुछ थोड़ा बहुत अगर है कि ये एक बड़ी सर्जरी है या कुछ इसमें कुछ दिन उसको जरा हल्का फुल्का पेन या कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, फूड का ख्याल करना पड़ता है, लेकिन जो उसको फायदा होने वाला है वो इससे कई गुना ज्यादा है कि वो दोबारा एक फॉर लाइफ वो एक नॉर्मल इंसान की तरह उठ बैठ खा और मुआशरे का एक यूजफुल मेंबर बन सकता है। डॉक्टर साहब एक चीज और है, ये कितना अर्सा तक ये सर्जरी, मिसाल के तौर पे मैं इसी चीज से कहा जाता है कि जी आपने आज ब्रेस्ट फर्मिंग करवाई किसी खातून ने या मर्द ने अपना जो है किस्म का ब्रेस्ट को रिमूव करवाया, ये कितना अर्सा तक चल सकती है? ये भी क्योंकि बहुत सारे कंसर्न इस हवाले से पाए जाते हैं कि जी हर ये जो 6 महीने बाद ये फिर ऐसे लटक जाएंगे, 6 महीने या साल के बाद जो है उसकी वो पुरानी वो उसी हालत में चले जाएंगे, इसके हवाले से नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अगर तो मेल में तो ये बिल्कुल भी कोई इशू नहीं, ठीक है, क्योंकि मेल में इसलिए इशू नहीं है कि हम उस ब्रेस्ट को वैसे ही फिनिश कर देते हैं, क्योंकि मेल में ब्रेस्ट का कोई काम नहीं है। ठीक है। तो वो तो हम जब लाइपोसक्शन करते हैं तो अंदर ब्रेस्ट रहती ही नहीं है, सिर्फ ऊपर एक स्कार रहता है, अपेरेंटली वो खूबसूरत लगता है बट अंदर कुछ नहीं छोड़ते। ठीक है। फीमेल में हमने ज़ाहिर उसकी ब्यूटिफिकेशन भी करनी होती है, उसको देखना भी होता है, तो फीमेल में ये बहुत लंबे अरसे तक चलती है। तो इसमें कोई ऐसा, फिर अगेन मैं दोबारा बात करूंगा कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है कि जिसमें हार्मोन्स कुछ बार बार सिक्रीट होने हैं, कभी कोई वो ब्रेस्ट पे, फिर उसके अंदर मिल्क आना है, मिल्क ने उसे बड़ा करना है, फिर छोटा होना है। तो ये वाले अगर इश्यूज नहीं है तो फिर तो वो परमानेंट होती, फिर वो खराब नहीं होती। अच्छा, नहीं मिसाल के तौर पे अब बच्चे नहीं होने, अब बिल्कुल उसका एक किस्म का वो स्टॉप लग गया जी, बच्चे वगैरह नहीं होने, और फिर उसके बाद अगर खातून मिसाल के तौर पे 40 प्लस है, 50 प्लस है या जितनी भी उसकी एज है, तो अगर वो करवा लेती है तो ये फॉर लाइफ चलेगी? जी बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, फॉर लाइफ चलेगा। अच्छा, कोई इशू इसमें कोई इशू नहीं आता? नहीं कोई, क्योंकि देखें, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो जब इतने पैसे लगा रहा होता है जी चलेगा उसका, बिल्कुल लाइफ फॉर लाइफ चलेगा। अच्छा, फॉर लाइफ चलेगा, ये इसमें कोई गारंटी होती है? कोई मसला नहीं। ठीक। अच्छा, ये जो अपना हम बात कर रहे हैं, पेट बड़ा, पेट को कम किया, अच्छा जारी बात है फिर खाना पीना भी है और सारा कुछ साथ साथ चलना है। अच्छा, क्या दोबारा अगर पेट बढ़ जाए, अगर दोबारा उसने लिपोसक्शन करवा लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा से बढ़ गया, तो फिर उसका क्या? देखिए, लाइपोसक्शन में अगर पेट हमने उसका नॉर्मल कर दिया है तो उसके बाद उसको अपना जो हम डाइट प्लान देंगे उसके साथ उसको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये सब कुछ कर दें और वो भी करवा ले और फिर उसके बाद फिर उसी रूटीन में चला जाए जो उसकी पहले एक्सरसाइज रूटीन थी, चलता नहीं था, हिलता नहीं था, वो तो फिर उसको कुछ सालों के बाद इशू आ सकता है। लेकिन अगर वो एक अच्छा हेल्दी डाइट प्लान लेगा तो उसको ना सिर्फ ये कि पेट नहीं बढ़ा होगा उसका, बल्कि उसकी बाकी चीजें भी ठीक रहेंगी। देखिए, एक हेल्दी डाइट जो होती है ना, उसका फायदा सिर्फ पेट को ही नहीं होना, उसका फायदा दिल को भी होना, उसका फायदा किडनी को भी होना है। वो डायबिटीज उसको नहीं होगी, उसको दिल के अटैक्स नहीं होंगे, उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उसकी ब्लड वेसल्स ठीक चलती रहेंगी, वो खुद एक चाको चौबंद इंसान की तरह मुआशरे में चलता चले फिरेगा। तो ये सारी बातें तो इंपॉर्टेंट है ना सर। सिर्फ यही बात नहीं है कि खाना है, हमारे अनफॉर्चुनेटली खाने के इतने शौकीन है लोग कि आप ये आपको ये एक जोक लगेगा, मगर मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो बहुत मोटे होते हैं और आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कुछ मोटा हो गया हूँ, जरा मुझे बताएं मैं क्या खाऊं तो पतला होऊंगा। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई आप खाकर तो मोटे हुए हैं, अब आप मजीद खाना चाहते हैं पतले होने के लिए। तो बात यह है कि खाने को थोड़ा हमें कंट्रोल ओवरऑल भी करना जरूरी है।
डॉक्टर साहब आखिरी इसके हवाले से सेगमेंट का सवाल कि क्या इसके करने के बाद अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी वीकनेस बहुत हो जाती है, ये वीकनेस हो गई है, कि बड़ा कॉमन एक किस्म का लोगों में ये इसकी शिकायत पाई जाती है कि जी लिपोसक्शन करवाया उसके बाद ना सम टाइम कुछ अरसे के बाद हमें वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है, तो क्या ये सच है या ये क्या मिथ बनी है? लाइपोसक्शन के बाद लेकिन बेरेटिक सर्जरी जो हम स्टमक का करते हैं या वो सारा, वो थोड़ा पेशेंट फील करता है वक्ती तौर पर। एक स्पेल आता है जिसमें वो थोड़ी सी वीकनेस फील करता है। वीकनेस जो होती है ये बड़ी एक साइकोलॉजिक सी चीज है। एक बंदा रोज का इतना ज्यादा खा रहा है, जब वो उसे कम खाएगा तो साइकोलॉजिकली भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसके माइंड गेम चल रही है। उसने कहना है कि मैं तो अब मतलब उसे कुछ भी होगा उसने एट्रीब्यूट उसी को करना है कि जी वो मैंने जो ये किया ना तो इसकी वजह से मैं अब कमजोर हो रहा हूं। मैं थोड़ा सा एक ट्रांजिएंट सा फेज आता है, लेकिन बॉडी यही तो टाइम है जब उसकी बॉडी के फैट्स ने मेल्ट होना है, उसके पास इतना स्टोर पड़ा है, वो सारे मेल्ट होकर उसको एनर्जी देंगे, कुछ दिनों में वो फिट हो जाएगा और उसके जो बॉडी के जो रिजर्व्स हैं वो जो फैट के वो खत्म होने शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब एक चीज और, सारी बात सारा दिन आपका, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस आपके हवाले से पर्सनल भी जाने कि क्या डॉक्टर दिल अवेज जो है डॉक्टरी के अलावा सर्जरी के अलावा भी कुछ उनकी जो है मसरूफियात है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा काम है जो रोजाना की बुनियाद पर, कोई हॉबी जो आप रोजाना की बुनियाद पर करते हैं? सर रोजाना की बुनियाद पर जो है मैं सुबह जिम जाता हूँ। अच्छा। और फजर की नमाज पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करके, तो ये है कि मैं जिम जाता हूँ और 40 to 45 मिनट का मेरा वर्कआउट होता है जो कि मैं डेली की बुनियाद पे डेली करते हैं। ये काम ना करें तो आप समझते हैं आज दिन नहीं गुजरा, लिथार्जिक हो जाता बंदा, उतना एक्टिव नहीं रहता। और मैं समझता हूँ कि ये हर एक के लिए मैंडेटरी, सबको करना चाहिए कि आपके अंदर उतनी एक्टिविटी और एनर्जी आ जाती ताकि आप पूरा दिन काम कर सकें। जी पूरा। रंग कौन सा पसंद है आपको? मुझे रंग सफेद रंग ज्यादा पसंद करते हैं? सफेद रंग हर चीज में? हर चीज। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? खाने में सर जो भी पका हो, अपनी जो ट्रेडिशनल डिशेज हैं, हलीम है, कढ़ी है, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट वेजिटेरियन है? नहीं, मैं मीट भी खाते हैं, लेकिन ये है कि ये चूंकि हमारे अपने इलाके की डिशेज हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। ट्रैवलिंग भी करते हैं? ये ट्रैवलिंग का शौक है? जी ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं कोई 15 से ज्यादा कंट्रीज में कोई मैं 20-25 टाइम्स जा चुका हूँ, तो पूरी दुनिया में मैं ट्रैवल करता हूँ। और वहाँ से बल्कि मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज भी बाइक से किए हैं, ट्रेनिंग को भी अपनी को इम्प्रूव करते हैं, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के इकोनॉमी को, वहाँ के पॉलिटिकल सेटअप्स को, वो भी स्टडी करने का शौक। और इसके अलावा डॉक्टर साहब म्यूजिक कौन सा सुनते हैं, तेज या स्लो या? म्यूजिक स्टार्ट से ही सर एज ए हॉबी मेरा रहा और मैंने बहुत म्यूजिक सुना, अभी भी सुनता हूँ। और एल्बम अभी भी आप अगर आप कभी मेरे आए तो मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास वो जब कैसेट्स का जमाना होता था और वो रिबन वाली जो कैसेट्स होती थी और जो डेक्स में चलती थी, वो अभी भी मेरे पास, मेरा ख्याल है कि थाउजेंड्स में पड़ी होंगी। अच्छा। मैं म्यूजिक चला के पढ़ता रहा और मैं वो हर तरह का म्यूजिक सुना, इंग्लिश भी सुना, उर्दू भी, पंजाबी भी। एक अच्छा गाया हुआ, एक अच्छा कंपोज किया हुआ सॉन्ग वो अच्छा लगता है, वो किसी भी लैंग्वेज का हो, वो तेज हो या बेशक स्लो हो। जैसे आजकल सिद्धू का जमाना चल रहा है, सिद्धू को बस, तो क्या इस तरह के भी गाने सुनते हैं? जी बिल्कुल सुने हैं, इस तरह के भी सुने हैं और अभी भी सुनता हूँ। और मैं समझता हूँ कि कोई जो फास्ट म्यूजिक है या ये सब, ये बड़े जबरदस्त म्यूजिक। डॉक्टर साहब आप नेचर लवर लगते हैं, जिंदगी में कभी मोहब्बत भी हुई? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि मोहब्बत के बगैर कुछ भी जो है वो शायद मुमकिन नहीं है। मोहब्बत तो एक एहसास है, एक इंसान का एक उसकी रूह की एक खूबसूरत तरीन एक एहसास है। बेशक। तो वो भी हासिल भी हुई मोहब्बत? हासिल और ला हासिल का जो सिलसिला है, ये तो ऐसे ही है कि कुछ हुआ कुछ ना हासिल हो सका। मगर ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी चीज है, आप इसके बगैर अधूरे हैं और आप कंप्लीट ही नहीं है। मतलब मैं ये समझता हूँ, और ये बड़ी इट इज द प्योरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन सोल। इंसान की ये बड़ी एक प्योर चीज है, लाजमी होती है, ये लाजमी है। डॉक्टर साहब कोई ऐसा जिंदगी का रिग्रेट जो आज भी आपको याद हो? नहीं, कुछ ऐसा खास, अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी में कोई ऐसा हुआ नहीं कि जो मैंने फील किया हो कि ये इस तरह से है, या कोई ऐसा गिल्ट?
गिल्ट तो बहुत सारे होते हैं, मगर मुझे रिग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह कोई जिंदगी से में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मेरा कोई रिग्रेट हो। डॉक्टर साहब कोई आप सब पूरा आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया, चाहे पेशेंट की सूरत में चाहे आपकी जाती जिंदगी के हवाले से, जो आज तक आप ना भूले और जो लोगों के लिए सबक का मौजू या इबरत का बायस हो, ऐसी कौन सी चीज है जो आज भी आपको याद? सर बहुत सारी हैं। ये तो ऐसी बातें हैं कि जो आप कभी जो है वो नहीं भूलते, मगर एक बड़ा दिलचस्प है और वो इंटरेस्टिंग भी है और वो मेरे लिए मोटिवेशनल भी था। ये वो दिन थे जब एफएससी के दिन थे और आप जानते हैं कि अभी हम कुछ भी नहीं थे, ना हम डॉक्टर थे, ना हम सर्जन थे, ना कुछ थे। सिर्फ हम इस बात में जो थे कि इस बात में थे कि हम इस आगे करेंगे और आगे। तो ऐसा वाकया आया सर कि जो है मैं साइकिल पे जा रहा था ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो एक चौक में जैसे ही मैं पहुंचा तो एक गाड़ी में, एक नई सी गाड़ी थी चमचमाती सी, उसमें कुछ लड़कियां, कुछ फैमिलीज जा रही थी। तो उन्होंने एक वो जिसे हम पंजाबी जुबान में तुका कहते हैं, उन्होंने वो छल्ली का वो निकाला और उन्होंने निशाना लेके मेरे लगाया और मेरे लगा और मैं एक आम से पुराने से साइकिल पे जा रहा था। एट दैट टाइम आई सेड कि एक दिन ऐसा होगा कि ऐसी गाड़ी मेरे पास होगी, मैं ऐसे ही इसमें से गुजरूंगा, लेकिन जब मेरे पास से कुछ साइकिल वाला जाएगा तो मैं कभी उसको हिट नहीं करूंगा, उसको एनकरेज करूंगा, उसको जाने दूंगा। और फिर सर वो टाइम आया और आज मेरे पास हर तरह की गाड़ी है और मैं जब कोई साइकिल वाला पास से जाता तो इज्जत और एहतराम से उसे गुजरने देता हूँ और उसके लिए दुआ भी करता हूँ कि तुम भी तरक्की करो और तुम भी आगे जिंदगी में। डॉक्टर साहब आपकी इस बात से मेरी आंखों में पानी आ गया। ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग अपनी रौनक में, अपनी दौलत में या अपनी एक किस्म का फेम में ये तक भूल जाते हैं कि अगला भी इंसान है और अगले का भी दुख हो सकता है। और वो बात जो आपने उस वक्त सोची, अल्लाह ताला ने वो बात उसी वक्त आपकी पूरी कर दी और आज आपके पास दुनिया जहान की हर नेमत, हर घड़ी मौजूद है। और यही वो चीज है जो आपको दूसरों से मुमताज भी करती है और आज आपका नाम डॉक्टर दिल अवेज मुजाहिद जो फैसलाबाद के उफक पर भी चमक रहा है। डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये लाजमी हो, या विजन या कोई ऐसी चीज जो आपका अभी तक गोल हो कि यार ये मैंने करना है? बिल्कुल देखिए, मैंने अपने फील्ड के अंदर मैं ये चाह रहा हूं कि जिस हद तक मुमकिन हो हमारे लोगों में हेल्थ अवेयरनेस भी करूं और अपने हॉस्पिटल्स को उस लेवल तक ले जाऊं जिस तरह मैं पूरी दुनिया में देख कर आता हूं और उतने ही अच्छे और उतना ही अच्छा हेल्थ सिस्टम को वहां तक लेकर जाऊं। अपने तौर पर पार्ट प्ले कर रहा हूं अपनी वार्ड में, अपने पेशेंट्स के साथ, वही खूबसूरती से कम्युनिकेशन, वही सब कुछ। ख्वाब है कि एक दिन ऐसा आए कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है ये भी वहां पहुंच जाए जहां के अमेरिका का और यूके का सिस्टम है। तो ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ी खुशी का मौका। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपका ये अल्लाह ताला एम भी पूरा करेगा और एक दिन आएगा कि हमारा मुल्क या हमारा शहर भी जो है वैसी ही सहूलियात और वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर कामिल होगा जिस तरह आप बाहर देख रहे थे। नाज़रीन आप सुन रहे थे डॉक्टर दिल अवेज मुजाहिद साहब, इंतहाई एक उनकी जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है और उसके साथ साथ बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और आजकल के जमाने में, आजकल के दौर में जो बेसिक नीड ऑफ द जिसे कहते हैं एज है, इस वक्त की जरूरत है कि हर दूसरा जो शख्स है उसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि वो खूबसूरत और जाज़िब नजर आए, खा वो खातून है खा वो मर्द है। तो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम, अब हमारा मुल्क भी जो है वो मोटापे की किस्म का नजर होना शुरू हो गया और हर घर में एक आध बंदा जरूर मौजूद है जो कि फैट का शिकार है या जिसका कोई ना कोई सवाल से इशू है। तो आपने सुना और ये बहुत ही जिसे कहते हैं आसान जबान में और बहुत ही एक अच्छे तरीके से और किस तरह से उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हम बेपना पैसा भी खर्च करते हैं और रिस्क भी लेते हैं, जबकि आप अपने शहर में इतना एक काबिल तरीन शख्स जो है, ये हमारे इस शहर के लिए नेमत से कम नहीं है कि इन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन अपना नाम बनाया, इज्जत कमाई और सबसे बढ़कर ये कि ये उस फील्ड में काम कर रहे हैं जिस फील्ड की आजकल के हर दूसरे शख्स को जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। आपके फीडबैक का कमेंट्स की सूरत में इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।